हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 9th के लिए वीडियो। तो क्लास 9th के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल एग्जाम से थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, कैसे नहीं आएगा, इतना सारा सिलेबस किस वे में कंप्लीट किया जाएगा, कैसे। तो देखिए, सिलेबस तो मैं आपका बहुत पहले कंप्लीट करा चुकी, उसके बाद मैंने आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी करा दिए और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैम्पल पेपर। तो अभी तक क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए मैं पहला सैम्पल पेपर दे चुकी हूँ, आप सभी ने देखा, ठीक है। तो पेपर आपका कुछ इसी फॉर्मेट में आएगा। तो आप में से बहुत सारों का ये सवाल होगा कि मैम ये तो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें आप पेपर पैटर्न कैसे बता सकते हो। देखिए, सीबीएसई पेपर पैटर्न क्लास 9th और 10th इन दोनों का इशू करता है, ध्यान रखिएगा। जो मॉडल सैंपल पेपर होता है ना, कि क्लास 10th वालों को बताना होता है कि भाई उनका बोर्ड का पेपर इस पैटर्न में आने वाला है, इतने क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इतने मार्क्स से पूछे जाएंगे। सेम एज इट इज 9th का भी किया जाता है। तो 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये तरीके का एक पैटर्न इशू किया जाता है और आपके जितने भी स्कूल्स हैं वो उसी पैटर्न में ही आपके लिए पेपर बनाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसी पैटर्न पे मैंने आपके लिए सैंपल पेपर्स रेडी किए हैं जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है, जो कि हमारे सेशन 2024-25 के लिए है। तो आप सभी के एग्जाम्स इधर उधर होते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर कोड आपका रहेगा 085, तो ध्यान रखिएगा क्लास 9th में अगर कोर्स बी का पेपर कोड 085 है तो 10th में भी ये 085 ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या रहेगा भाई क्वेश्चन पेपर। तो पेपर आपका आ रहा है 3 घंटे का और ये रहेगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जरा इनको हम देख लें, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिए गए हैं, का, खा, गा और घा, ठीक है। 4 खंड है। खंड का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए देना है। तो खंड का जो है वो क्या दिया गया है, आपके पास में अपठित गद्यांश दिया गया है। 2 अपठित गद्यांश है और दोनों ही आपको करने हैं। इसके अंदर आपके पास 10 प्रश्न रहेंगे जो कि बहुविकल्पीय भी रहेंगे, अति लघु भी रहेंगे और लघु उत्तरीय भी रहेंगे। तीनों तरह के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों ही गद्यांश में आपको सारे 10 के 10 प्रश्न करने हैं। फिर आ जाते हैं खंड खा। खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से पूछे गए आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड खा में आपके व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे गए, जिसमें आपके पास है उपसर्ग है, प्रत्यय है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, विराम चिन्ह हैं, साथ ही साथ आपके पास समास है, स्वर संधि है। तो बहुत कुछ है आपके पास में, करीबन 6 टॉपिक हैं, अनुस्वार अनुनासिक भी है। तो ये 6 टॉपिक आपके पास दिए गए हैं जिन पर आपके व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे खंड खा में, ठीक है। तो अंदर निर्देश दिए गए हैं, कितने क्वेश्चंस में आपको कितने करने हैं, क्या करना है, अंदर निर्देश है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खंड गा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित है निर्देशानुसार। तो खंड गा में आपके पास आपकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है? पहली आपके पास में दी गई है स्पर्श भाग 1 और दूसरी है संचयन भाग 1। इस पर से प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखिए इस पर से आने वाले प्रश्न आपके वर्णात्मक भी रहेंगे और बहुविकल्पीय भी रहेंगे, जबकि संचयन से जो प्रश्न आएंगे वो सिर्फ वर्णात्मक रहेंगे। तो अंदर आपके पास निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों के हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए आते हैं खंड घा है, रचनात्मक लेखन पर आधारित आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड घा में आपके पास रचनात्मक लेखन आएगा। लेखन के आपके पास में टॉपिक दिए गए हैं, अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, चित्र वर्णन है और संवाद लेखन है। तो इस पर आपकर आधारित प्रश्न रहेंगे खंड घा में। प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ध्यान रखिएगा। 17 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सारे प्रश्न करने हैं, आप घबराइए नहीं। हर प्रश्न के साथ अंदर विकल्प मौजूद हैं, निर्देश भी दिए गए हैं हर प्रश्न के साथ में। तो 17 प्रश्न जो हैं उनमें अंदर निर्देश भी हैं और विकल्प भी हैं। यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दिए। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी से लेकर क्लास 10th आएगा, फिर 11th आएगा, 12th आएगा, तो जब कभी भी आप पेपर करोगे हमेशा सीक्वेंस, जिस ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर शीट में भी उसी ऑर्डर में आपके पास आंसर होने चाहिए। ये हिंदी में मैंडेटरी रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला खंड का है आपके पास क्वेश्चन पेपर में और प्रश्न संख्या 1 2 है, तो आपकी आंसर शीट में भी पहले खंड का होना चाहिए, प्रश्न संख्या 1 और 2 होना चाहिए, फिर 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप काम करना, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर खंड का। खंड का में जैसे मैंने बताया कि अपठित बोध है। प्रश्न संख्या 1 में अपठित गद्यांश दिया है और 2 में भी दिया है। 7 नंबर के ये रहेंगे, इसमें 3 आपके पास बहुविकल्पीय हैं 3 नंबर के, और 2 प्रश्न आपके पास वर्णात्मक है 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से 7 नंबर का आपके पास अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, 2 गद्यांश करोगे तो खंड आपका कितना हो जाएगा, 14 मार्क्स का। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, मालवीय जी के नाम का विशेषण महामना अपने आप में उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को स्पष्ट कर देता है। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, उनके मन में विशेषकर गरीबों और शोषितों के लिए अतिरिक्त स्थान था। बापू ने अपनी आत्मकथा में मालवीय जी को भारत भूषण कहा है। विशालता और सममयता दोनों ऐसे गुण उनमें थे जो उन्हें अपने समय के अन्य महापुरुषों से अलग करते हैं। बापू ने लिखा है कि जब कार्य करने के लिए आया तो पहले लोकमान्य तिलक के पास गया। वे मुझे हिमालय से ऊंचे लगे। मैंने सोचा हिमालय पर चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं श्री गोखले के पास गया। ठीक है, वे मुझे सागर के समान गहरे लगे। मुझे लगा कि मेरे लिए इतनी गहराई में बैठना संभव नहीं है। अतः मैं मालवीय जी के पास गया। मुझे वे जल की स्फटिक निर्मल धारा के समान लगे और मैंने उस पवित्र धारा में गोता लगाने का निश्चय किया। यानी कि मालवीय जी के साथ रहकर काम करना मैंने पहले शुरू किया। चलिए अब यहाँ पर है इस गद्यांश पर 5 प्रश्न। ठीक है, और 5 में 3 बहुविकल्पीय हैं और 2 वर्णात्मक। चलिए पहला प्रश्न है, मालवीय जी को मिले 2 उपनाम यानी कि विशेषण लिखिए। चलिए देखते क्या है। मालवीय जी भारत भूषण, महामना भारत भूषण, महामना लोकपाल, महामना निर्मल। तो कौन कौन सा दिया गया है, यहाँ पर उनको दिया गया है महामना और भारत भूषण। ये बात किसने, दोनों उपाधियां किसने दी, विशेषण दिया बापू ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, पवित्र धारा में पवित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। पवित्र शब्द क्या होता है, पवित्र धारा होती है, पवित्र स्त्री होती है, पवित्र कर्म होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, जाहिर सी बात है ये होता है आपका विशेषण, क्योंकि ये किसी की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए पवित्र शब्द हमारा क्या रहेगा, विशेषण। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मालवीय जी को भारत भूषण किसने कहा था, गांधी जी ने, तिलक जी ने, गोखले जी ने या आम लोगों ने। तो किसने कहा था ये चीज, गांधी जी ने। उन्होंने बोला ना कि मैंने उन्हें भारत भूषण कहा, तो ये चीज तो उन्होंने गद्यांश में ही लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, महामना मालवीय जी अन्य नेताओं से भिन्न क्यों थे, बाकी जो नेताएं हैं उनसे वो भिन्न क्यों हैं। देखिए तो इसको क्या लिखा इन्होंने, देखिए विशालता और रसमयता जैसे गुणों के कारण महामना मालवीय जी अन्य नेताओं से भिन्न थे, बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थे। नेक्स्ट है, गोखले की अपेक्षा मालवीय जी ने गांधी जी को क्यों प्रभावित किया। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या कहते हैं, इनको बताया कि पहाड़ से ऊंचे, और गोखले जी क्या बताया वो समुद्र से भी गहरे थे। तो इसलिए उन्होंने तुलना करी। तो देखिए क्या, मालवीय जी की पवित्रता और सादगी जो कि जल की स्फटिक निर्मल धारा के समान था, यानी जल धारा बहती है ना तो एकदम लगातार एकदम साफ सुथरी जो बहती है उस तरीके से, के कारण गांधी जी को गोखले की अपेक्षा मालवीय जी ने प्रभावित किया। क्योंकि गोखले जी में जो चीजें वो कह रहे हैं उसके अलावा बहुत सारी चीजों को वो हाइड करके रखते थे, लेकिन मालवीय जी सारी चीजों को बयां कर देते थे, एकदम निर्मलता स्वच्छता रहती थी उनके स्वभाव में, इसीलिए बापू को उन्होंने ज्यादा प्रभावित किया। चलिए पहला गद्यांश खत्म। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे गद्यांश में। यहाँ क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 3 बहुविकल्पीय रहेंगे, 2 वर्णात्मक रहेंगे। तो गद्यांश पहले ध्यान से पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैम कोई ट्रिक बता दीजिए, तो उसकी ट्रिक यही है गद्यांश के लिए कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो और फिर गद्यांश पढ़ो, तो आप आंसर ज्यादा आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, भारत के दक्षिणी भाग में से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अतः यह मानसूनी हवाओं का देश है।
सागरों से उठी हुई पवनें उत्तर की ओर से बढ़कर हिमालय की चोटियों से टकरा कर लगभग सारे देश में वर्षा करती हैं। भाई वहीं से तो मानसूनी हवाएं आती हैं। मेरा देश प्राकृतिक दृष्टि से विविध मौसमों का पुंज है। अलग अलग मौसम आते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, वसंत है, कितने सारे आते हैं। एक और तो हिमालय की अनेक चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और वहां खूब सर्दी पड़ती है, तो दूसरी ओर भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मद्रास आदि प्रदेशों में इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग वहां शीत ऋतु में भी बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। मतलब वहां पे ठंड पड़ती ही नहीं है, ना के बराबर से, एक तरीके से ये समझ लो। मेरे देश में एक और चेरापूंजी में संसार भर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दूसरी ओर राजस्थान का बहुत बड़ा भाग सूखा रहने के कारण मरुस्थल बन चुका है, क्योंकि वहां बारिश होती ही नहीं है। प्रकृति ने इस देश में गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि अनेक बड़ी बड़ी नदियों को बहाकर उसे शस्य श्यामला बनाया। शस्य श्यामला मतलब ये नदियां बह रही हैं तो इनके आसपास के क्षेत्र भी हरे भरे इनके कारण रहते हैं, इसीलिए वो शस्य श्यामला हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं इस पर पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में वर्षा कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सागर से उठी हुई पवनें, मानसूनी हवाएं, हिमालय की चोटियां या मरुस्थल? तो सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? वो होती है मानसूनी हवाओं की, क्योंकि ये ही उन बादलों को लेके जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में उत्तर की तरफ जहां पर बारिश होती है। दूसरा है, चेरापूंजी की क्या विशेषता है? यहाँ सबसे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना? देखिए क्या है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, यहाँ सबसे अधिक हरियाली होती है, यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है, यहाँ सबसे अधिक सर्दी होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो क्या था? गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, झेलम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सतलुज, गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास। तो सही इसका है यहाँ पर गंगा, यमुना, सतलुज और व्यास। ये कहाँ बहती है? उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। चलिए अब हमारे पास 2 आएंगे वर्णात्मक प्रश्न। 3 बहुविकल्पी कर लिए, अब क्या करेंगे हम? 2 वर्णात्मक प्रश्नों। क्या है? भारत को किसका देश कहा गया है और क्यों? तो यहाँ पर गद्यांश में क्या दिया गया है? भारत को मानसूनी हवाओं का देश कहा गया है क्योंकि भारत के दक्षिण भाग से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जिनसे उठती हुई हवाओं के कारण भारत में मौसम बदलते हैं। तो इनसे जो हवाएं उठती हैं ये क्या होते हैं? ये मौसम को बदलते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम रहते हैं ना, तो वो इसी कारण से होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5। भारत विविध मौसमों का पुंज कैसे है? अब यहाँ पर क्यों पुंज मतलब क्या हुआ? गुच्छा, समूह जो बोलते हैं। हिमालय में अनेक चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, वहां बर्फ है, ठीक है। अगर मद्रास साइड आ जाओ तो फिर वहां पे क्या, कितनी गर्मी है, जिसके कारण खूब सर्दी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मद्रास आदि प्रदेशों में भीषण गर्मी पड़ती है कि वहां के लोग सर्दियों में भी कम कपड़े पहनते हैं। चेरापूंजी में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, वहीं राजस्थान में सूखा पड़ने से मरुस्थल बन गया है। इसीलिए भारत को विविध मौसमों का पुंज कहा गया है, ठीक है। चलिए अब हम आ गए अपने खंड खा में। खंड खा में हमारे पास क्या दिया है? हमारे व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि व्याकरण के जो हमारे टॉपिक हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, पद, अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर संधि, विराम चिन्ह, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये जितने टॉपिक हैं इन सभी पर यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। अब जो निर्देश दिए हैं उनके हिसाब से देखते जाइए और करते जाइए। क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों में से निर्देशानुसार किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। अब हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, किस पर? शब्द और पद पर, साफ दिख रहा है हमें, लेकिन सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, तो ये 2 नंबर का, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। क्या है? शब्द कब तक शब्द ही रहता है, पद नहीं कहलाता? शब्द तथा पद के एक एक उदाहरण दीजिए। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वो शब्द रहता है, और जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं वो पद में बदल जाता है। अब इसको आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए क्या है,
जब तक वाक्य में शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तब तक शब्द शब्द ही रहता है, पद नहीं कहलाता। यहां पर श्याम वाक्य में प्रयोग होने की वजह से पद है। जैसे उदाहरण है, शब्द है मदन, पद है मदन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बता देंगे कि जब तक मदन अकेला इंडिविजुअल है वो शब्द है, लेकिन जैसे ही उसे हमने किस में इस्तेमाल किया, वाक्य में, तो वो मदन क्या बन गया, पद बन गया। चलिए दूसरा प्रश्न है, पद और पदबंध में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर बताइए। पद यानी कि सिर्फ एक पद होता है, और पदबंध जहां पर हम एक ही व्याकरण परिचय के लिए कई पदों को आपस में संयुक्त कर देते हैं, वे पदबंध कहलाते हैं। इसमें 2 पद हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। वाक्य में प्रयुक्त किसी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि समूह के व्यवहारिक एवं अनुशासित रूप को पद तथा वाक्य में व्याकरण कार्य करने वाले एक या इससे अधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, पिताजी ने मेरे लिए पुस्तकें भेजी। उपरोक्त वाक्य में पिताजी पद है। ठीक है, पिताजी पद है। गांव से पिताजी ने मेरे लिए पुस्तकें भेजी, यह वाक्य में रेखांकित वाक्यांश यानी कि गांव से पिताजी, तो यहां पर क्या होगा, गांव से पिताजी, ये पूरा आपका पदबंध होगा। कौन सा, संज्ञा पद। यहां पर जैसे पिताजी सिर्फ संज्ञा पद है, लेकिन गांव से पिताजी अगर हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं पूरा, तो ये हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि यहां पर पिताजी के साथ गांव और से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, शब्द और पद का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, शब्द और पदों का आपस में व्याकरण संबंध है, यह व्याकरण के आधार पर इनका संबंध होता है। बिना एक के दूसरे की कल्पना नहीं की जाती। अगर शब्द नहीं है तो पद का निर्माण नहीं होगा, जाहिर सी बात है, और ना ही वाक्य निर्माण किया जा सकता है। बालक जब वाक्य में अन्य पदों से जुड़ता है तब उसकी सार्थक पूर्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 4। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी 2 शब्दों के उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग कर उसे मानक रूप दीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर पहला दिया, आपको अनुस्वार और अनुनासिक सही लगाना। अब जैसे यहाँ पर दिया है, इन्होंने दिया कि किसी 2 में करना है, 3 दिए गए, सिर्फ 2 में करना। अब जैसे यहाँ पर भयंकर, तो या के ऊपर अंक की बिंदी आएगी, फिर है रंगीला, अंक की बिंदी आएगी, फिर यहाँ है मुंह, तो यहाँ पर आपका चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले भयंकर, रंगीला और मुंह। तो ये ध्यान रखिए कि किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ अनुस्वार लग रहा है, किसके साथ अनुनासिक लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, तब भी आप ये सही कर सकते। तो इसका मैंने पूरा जो वीडियो बनाया है उसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया, किन्हीं 2 को करना है, हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले आप ये देखना, जब भी ये ऐसा आए ना कि जहां अलग करने वाली बात हो, तो पहले मूल शब्द खोजा करो। मूल शब्द वो होगा जिसका अर्थ निकल रहा होगा, है ना। तो मूल शब्द हम खोज लेंगे तो उसका बचा हुआ बाकी हमारा उपसर्ग हो जाएगा या प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ मूल शब्द हमारा क्या है, भाग्य है। क्या है, ये भाग्य है। तो अब इसमें बच क्या रहा है, देखो यहाँ पर दा बच रहा है, दु, और ये ऊपर रा लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दुर। तो दुर प्लस भाग्य हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर दुर्लभ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये दुर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लभ। ठीक है, दुर प्लस लब। फिर क्या है, निर्बद्ध, तो यहाँ पर सेम वही आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर प्लस बद्ध। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसे अलग कर सकते हो। तो पहले आपको मूल शब्द अलग करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दुर प्लस भाग्य हो गया, दुर्भाग्य, दुर प्लस लब हो गया, फिर निर प्लस द्वंद। अच्छा, यहाँ पर निर्द्वंद था, यहाँ निर्बद्ध नहीं है, निर्द्वंद है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, लड़ प्लस आकू, तो क्या हो जाएगा, लड़ाकू। फिर आ जाएगा भुल प्लस अक्कड़, क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। फिर आ जाएगा पालन प्लस हार, तो क्या हो जाएगा, पालनहार। ठीक है ना, तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर लड़ प्लस आकू, लड़ाकू, भूल प्लस अक्कड़, भूल प्लस अक्कड़ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, भूल। याद रखना यहाँ पर छोटे उ की मात्रा हो जाएगी।
पालन प्लस हार क्या हो जाएगा, पालन हार। ठीक, चलिए अब आ गए नंबर 6 में। यहां पर निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर हमें संधि करनी है और संधि विच्छेद करना है। 4 दिए गए हैं, 4 का देखिए क्या है, संन्यास, तो सम प्लस न्यास, संन्यास का क्या होगा, सम प्लस न्यास, संधि होगी। ठीक है, फिर है प्रत्युत्तर, तो क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, ये हमने विच्छेद कर दिया। अब इन्होंने बोला संधि कीजिए, तथा प्लस एव तथैव, तथा प्लस एव क्या होगा, तथैव। फिर आ जाते हैं लंका प्लस ईश, संधि कीजिए तो क्या हो जाएगा, लंकेश। ठीक है, आ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या, ए बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, लंकेश। चलिए देखते क्या है, सम प्लस न्यास, मैंने जैसे बताया था, सम प्लस न्यास, प्रति प्लस उत्तर, तथा प्लस एव तथैव, लंका प्लस ईश हो जाएगा लंकेश। याद रखिएगा संधि का मैंने नियम बताया था, आ के साथ जब ई लगेगी तो वो ए बनता है। समझाया था ना, ये वही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। अब हमारे पास 3 वाक्य दिए गए, सिर्फ 2 वाक्यों में हमें सही विराम चिन्हों को लगाना है। पहला क्या है, देखा मैंने हाथ पांव मारे तो डूबने से बच गया। अब देखा के बाद देखा, तो यानी कि बात यहां पर कॉमा लगेगा, फिर पूर्ण विराम आएगा। चलिए देखिए क्या है, देखा मैंने हाथ पांव की जगह योजक आया तो डूबने से बच गया। नेक्स्ट है भाई वाह, इस बार तो तुम बीएससी में प्रथम आ गए। अब भाई वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा, बी के साथ आपके पास यहाँ पर जो है लघु सूचक आता है आपका, वो चिन्ह लगेंगे, फिर यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। तो चलिए देखिए क्या है, भाई वाह, फिर बीएससी के साथ जैसे मैंने आपको बताया लघु सूचक प्रश्न है, फिर उसके बाद पूर्ण विराम। ठीक है, क्या पियोगे, चाय या ठंडा शरबत, तो क्या पियोगे के बाद आपके पास रहेगा जो है, अच्छा क्या पियोगे डैश, चाय या ठंडा, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां पर विराम चिन्ह भी हो गए। नेक्स्ट आते हैं, निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास व्याकरण का जो टॉपिक है वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। इस पर पूछे गए हैं हमारे पास 3 प्रश्न। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों, 4 प्रश्न पूछे गए, हमें 3 प्रश्न करने, 1-1 नंबर के सब रहेंगे। पहला है, ओह कितनी ठंडी रात है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब चूंकि ओह लगा है तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, या विस्मयवाचक वाक्य, कोई भी दीजिए, तो ये क्या होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि वर्षा आएगी तो धरती में नमी भी हो जाएगी। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो अब यहां पर देखिए क्या है, यदि वर्षा आएगी, पहला सेंटेंस, तो धरती में हरी, तो यहां पर एक सेंटेंस जो है, एक वाक्य दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है, एक की क्रिया दूसरे सेंटेंस के क्रिया की तरफ संकेत कर रही है, तो सीधे सीधे ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, क्या वह घूमने जाएगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसे हमने बदलना है आज्ञावाचक वाक्य में, तुम घूमने जाओ, सिंपल सी एक चीज है ना, तो इसको बदल देंगे, क्या है, तुम घूमने जाओ, हम आज्ञा बोल दे रहे हैं कि तुम घूमने जाओ। फिर आ जाते हैं, खुशबू अंग्रेजी भी पढ़ो, संदेहवाचक वाक्य, खुशबू अंग्रेजी भी पढ़ो, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है जिसे हमें संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। तो संदेहवाचक में हम संभवतः या शायद जैसे शब्दों का प्रयोग करके इसे बना लेते हैं। तो क्या होगा, शायद खुशबू, संभव है खुशबू अंग्रेजी भी पढ़ लेती, अथवा शायद खुशबू अंग्रेजी भी पढ़ ले। तो हमने बोला ना, संभव, संभवतः जैसे या शायद जैसे शब्द बनाकर इसे संदेहवाचक वाक्य में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब हम आ गए अपने खंड गा में। खंड गा में हमारे पास में दिया गया है क्या, खंड गा में हमारी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आएंगे। स्पर्श भाग 1 से बहुविकल्पीय वर्णात्मक आएंगे, जबकि संचयन से हमारे पास सिर्फ वर्णात्मक प्रश्न आएंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं खंड गा का पहला प्रश्न। यहाँ क्या दिया है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे जो गद्य खंड है, गद्य खंड के 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों में से हमारे सामने किसी भी एक अध्याय से एक गद्यांश रखा जाएगा, उसे आपको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। अब यहाँ पर हमें देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो चैप्टर दिया गया है कौन सा है, यह है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल या प्लूम देखा। तो मैंने आपको प्लूम बताया था ना कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो बर्फ उड़ने लगती है, तो वो प्लूम कहलाता है ना, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किमी अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। भाई जितनी तेज हवा चलेगी तो बर्फ उड़ेगी, वो उड़ने से जैसे लगता है कि एक पर्दा टाइप का एक जो है वो उड़ रहा है, ट्रांसपेरेंट सा जो कपड़ा है वो उड़ रहा है। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मतलब हमने देख लिया कि इतना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जो है बचेंद्री पाल ने ये छोड़ा नहीं कि मैं नहीं चढ़ूं। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं तो चढ़ूंगी भाई, चाहे जितनी कठिनतम परिस्थितियां क्यों ना हो। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, पर्वत शिखर पर फूल या प्लूम कैसे बनता है? 150 किलोमीटर की हवा चलने पर बनता है ना। देखिए क्या है, वर्षा के द्वारा बनता है, अत्यधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से बनता है, प्रकृति के द्वारा बनता है, या पर्वतारोहियों द्वारा बनता है। तो सही क्या है, अत्यधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से बनता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अधिक गति से हवा चलने पर पर्वत पर क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर बहुत तेज गति चलती है तो क्या होता है? सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, बिल्कुल सही है। तूफान आने की संभावना बनी रहती है, पर्वत टूटकर गिरने लगता है, पर्वत छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है। तो जब बहुत तेज से गति चलती है तो क्या होता है, सूखा बर्फ जो है, अच्छा, तूफान आने की संभावना होती है। ये बात तो सही है। तो इन्होंने बोला कि क्या प्रतिक्रिया होती है, यानी कि उस क्रिया के चलते बर्फ तो उड़ती है, वो अलग चीज है, लेकिन उससे क्या है, तूफान आने की संभावना बन जाती है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, क्योंकि इतनी तेज हवा का मतलब तूफान की संभावना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहां से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता है? कहां से बताया गया? पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी से, दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी से, उत्तर पूर्वी पहाड़ी से, या दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से। तो कहां से आने वाली हवाओं को झेलना पड़ता है? वो है आपकी दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से आने वाली हवाओं को झेलना पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका कठिनतम चुनौतियों का सामना क्यों करना चाहती थी? क्या कारण था? वो जानती थी कि पर्वत पर इतनी कठिनतम स्थितियां हैं, लेकिन तब भी वो जाना चाहती थी। देखते हैं क्या है। एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित होने के कारण, स्वयं की योग्यता जांचने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के कारण, या अपने पिता के सपने को पूरा करने के कारण। तो इसका सबसे कारण क्या था? एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित होने के, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था और वो उस पर चढ़ना चाहती थी, बस ये उनका बहुत पहले का सपना था। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश के अनुसार एवरेस्ट की खराब मौसम में कैसी स्थिति होती है? काफी विषम परिस्थितियां होती हैं, इनमें से कोई नहीं। वहां हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, वहां का मौसम समान रहता है। तो इसका क्या स्थिति होती है? वह होता है वहां की काफी विषम स्थितियां होती है, मतलब एकदम अपोजिट, जिनको आपको लिए झेलना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो अब हमारा जो गद्यखंड है ना, उसमें जो स्पर्श बुक में, स्पर्श भाग 1 में हमारे पास जो गद्यखंड दिया गया है उसमें 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे कितने? आपके 4 प्रश्न, और आपको करने कितने हैं? 3 प्रश्न।
3 प्रश्नों के जो उत्तर आप लिखेंगे वो कितने में लिखेंगे, 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे। याद रखिएगा वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है। आप अभी से अपने आप को वर्ड लिमिट में नहीं करेंगे तो आगे क्लास 10th में आपको परेशानी आएगी। इसलिए इसके आंसर कितने में लिखेंगे, 25 से 30 शब्दों में। और इसके लिए आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 2, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न है और 3 करेंगे। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। पोशाक समाज में मनुष्य का दर्जा निर्धारित करती है कि आप किस दर्जे के हैं, और कहीं ना कहीं ये निम्न दर्जों की समस्याओं को जानने, दुख के बांटने में भी बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो हमें निम्न दर्जे तक का साथ में बैठ, जैसे हमारे लेखक के साथ हुआ। लेखक जानना चाहता था कि भाई वो बुढ़िया क्यों रो रही है, लेकिन उनकी पोशाक उन्हें उस फुटपाथ पर बैठकर बुढ़िया के बगल में उसके दुख के जानने की परमिशन नहीं दे रही थी, है ना। ये चीज हुई थी। देखिए क्या है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का सर्वाधिक महत्व है। पोशाक ही मनुष्य का समाज में दर्जा अथवा अधिकार निर्धारित करती है। पोशाक ही व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में वर्गीकृत करती है। बहुत बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति की किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है, सम्मान दिलाती है। तो जैसे आप ये समझिए कि आप बड़े खराब कपड़े पहन कर, यार आप लोअर टी शर्ट पहन के ही आप चले जाओ किसी 5 स्टार होटल में, वहां का दरबाना आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा। कई जगह तो क्या होता है, ड्रेस कोड्स होते हैं कि भाई आप ये ड्रेस कोड पहन के आएंगे तो ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर सब जगह आने जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पोशाक होती है। अब ये है कि शादी ब्याह में हम लोग अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ये तो है नहीं कि भैया जो घर में हम लोग लोअर टी शर्ट पहनते हैं वो पहन के चले जाएं, ऐसा तो नहीं करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से जहां हमारा सम्मान में एक दर्जा निर्धारित करती है, वहीं कभी कभी ये हमारी पोशाक हमारे लिए बंद दरवाजों को भी खोलती है। हमारे लिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिनको उजागर सामने लाती है और हमें वो अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, उफ तुम कब जाओगे। अतिथि, इस प्रश्न के द्वारा लेखक ने पाठकों को क्या सोचने पर विवश किया है। हमारे जो लेखक हैं वो परेशान हैं एक अतिथि के आ जाने से। हम सभी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस में फंसे तो होंगे कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, 1-2 दिन तो हम उसकी अच्छी खातिर करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका रहना हमें कहीं ना कहीं खटकने लगता है, क्योंकि हम असहज हो जाते हैं अपने ही घर में। तो यही चीज हमारे लेखक के साथ हो रही थी। लेखक के साथ उनके बटुए पर भी उनको फर्क पड़ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिसके चलते वहां पर वो परेशान हो गए थे, और अब ये जो है विचार कर रहे थे किसी भी तरीके से ये अतिथि चला जाए। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी रख कर और ये पंक्ति रख कर उन्होंने हमारे सामने हमारे ऊपर बीती हुई इसी विपत्ति को, यानी कि इसी सिचुएशन को उजागर करने की कोशिश करी है। इस प्रश्न द्वारा लेखक ने पाठकों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि अच्छा अतिथि कौन है। अब देखिए, जो कुछ तो आते हैं वो चले जाते हैं, और कुछ क्या आते हैं तो टिक जाते हैं, है ना। वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन की मेहमानी कराकर विदा हो जाए। ठीक है, मेहमान नवाजी कराए और चला जाए। वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ का मेजबान निरंतर सोचता रहा। उफ शब्द द्वारा मेजबान की उकताहट को दिखाता है। तो समझ में आया। तो यहाँ पर जिसके तो एक तो अच्छा है कि भैया आज पहले वो सूचना देकर आया कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब आ गया तो आने के बाद 1 दिन रुका, दूसरे दिन चला गया, वो तो अच्छा अतिथि है। लेकिन जो आए बिना सूचना के आए और आके टिक जाए, उसके साथ क्या होगा भाई, परेशानी तो होगी कि नहीं होगी, और फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ पर ये जो उफ तुम कब जाओगे अतिथि वाला जो शब्द आया, तो इससे सीधे पता चल रहा है कि जो होस्ट है, यानी कि हमारे जो लेखक है, जो मेजबान है, वो उस अतिथि के आने से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, है ना। तीसरा प्रश्न है, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था। रामन को विश्वविद्यालय से ऑफर मिला कि भाई आप जो है भौतिक के फिजिक्स के टीचर बन जाइए, ठीक है, प्रोफेसर बन जाइए। लेकिन तब तक जो है वो सरकारी विभाग में वो काम कर रहे थे, जहां उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही थी, सारी सुख सुविधाएं थी। अब ये सारी अच्छी सैलरी सुख सुविधाएं छोड़कर एक फिजिक्स प्रोफेसर, जहां पर ना अच्छी सैलरी थी ना ही फैसिलिटीज थी,
उसको एक्सेप्ट करने की एक चुनौती उनके सामने आ गई थी। उस पे इन्हें निर्णय लेना था और उन्होंने निर्णय लिया भी। उन्होंने प्रोफेसर का पद ले लिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? जैसे हमारे लिए सामने ऑप्शन होगा कि आपके सामने भाई एक अच्छी सैलरी है और एक कम सैलरी है, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज है, यहाँ कम फैसिलिटीज है, लेकिन ये कम वाली चीज आपके इंटरेस्ट की है। जैसे कि रामन की थी। रामन फिजिक्स के तो के प्रेमी थे। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना, पढ़ाना, खोज करना उन्हें अच्छा लगता था। तो इसीलिए उन्होंने इस कम सैलरी और कम फैसिलिटीज वाली जॉब को एक्सेप्ट किया। इसका रीजन क्या था? वो उनका इंटरेस्ट का प्लेस था, ठीक है, जहां उनको मजा आता था, है ना। रामन उस जमाने के हिसाब से सरकारी विभाग में एक प्रतिष्ठित अफसर के पद पर तैनात थे, जहां उन्हें मोटी तनख्वाह के साथ साथ अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध थी। जब आशुतोष मुखर्जी ने रामन के समक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा, तब रामन के लिए नौकरी संबंधी यह निर्णय कठिन था कि भाई हम कैसे इतना सरकारी पद छोड़कर आ जाएं प्रोफेसर के पद पर। प्रोफेसर की नौकरी की तुलना में उनकी सरकारी नौकरी ज्यादा वेतन और सुख सुविधाओं से भरी थी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में वेतन भी ज्यादा था, सुख सुविधाएं भी थी। इस प्रकार उस नौकरी को छोड़कर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की नौकरी करने का फैसला भी बहुत कठिन था, ठीक है, कि भाई अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज छोड़ के आप जो है एक प्रोफेसर का पद ले लो जिसमें ना अच्छी सैलरी है और ना ही फैसिलिटीज है। तो ये निर्णय वाकई कठिन होगा। प्रश्न संख्या 4 है, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी? शुक्र तारे के समान पाठ के आधार पर बताइए। महादेव जी जो है, जो लेखन करते थे, एक तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होती, शब्दावली और वाक्यों का प्रयोग उम्दा। उनकी लिखावट में जब गांधी जी की तरफ से कोई भी पत्र अंग्रेज सरकार के विभाग में जाता तो वहां तक के जो वायसराय वगैरह हुआ करते थे उन्हें भी लगता था कि महादेव जैसी ही लिखावट वाला व्यक्ति उनके विभाग में भी उनका सचिव होना चाहिए, ऐसा मानना था वहां के लोगों का। महादेव जी द्वारा अखबारों में लिखे कॉलम बेजोड़ होते थे। मैंने कहा ना कि उनकी लिखावट अपने आप में बहुत उम्दा थी, जो शब्दों का चयन था वो। वे गांधी जी की सीख को पूरी तरह अपनाते थे कि किसी से भी कटुतापूर्ण विवाद ना किया जाए, सत्यनिष्ठा से निकले तर्क को ही शालीनता के साथ विवेकपूर्ण प्रस्तुत किया जाए। यही महादेव भाई के लेख और लिखावट की विशेषता थी। अब क्या होता था, मोस्टली क्या होता था, जो मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ हो रहा है या गांधी जी ने कुछ बोला है, उन सारी चीजों को लिखना। अब कभी कभी क्या होता है, लिखावट हम एज इट इज जो घटना घटी है उसे नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके एज इट इज लिख देंगे जैसे घटी है तो उसमें कंट्रोवर्सीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनको थोड़ा मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि इनमें थोड़ा सा हेर फेर, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है और उनको लिखकर ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि सच्ची बात तो आपके सामने आए लेकिन वो आपको चुभे नहीं, उनसे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। एक होता है डायरेक्ट सपाट बोल देना, एक होता है चाशनी में लपेट के बोल देना। बात दोनों जगह वही की जा रही है लेकिन बोलने के तरीके में फर्क है, और महादेव जी इसमें पूरी तरीके से महारत रखते थे। लेख में और लिखावट में वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से लिखते थे जिससे समझने वाला समझ जाता था और किसी भी तरह का विवाद नहीं होता था। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11, जहां पर हमारे काव्य खंड के 5 अध्यायों में से किसी एक अध्याय से काव्यांश रखा जाएगा, उसे पढ़ना है, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे मोती मानस चून। रहीम जी कह रहे हैं कि पानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता को समझिए और इसे बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के मोती में चमक नहीं आ सकती, बिना पानी के मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह सकता, और बिना पानी के चून भी यानी कि आटा भी खाने में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो कीमती चीज मनुष्य का जीवन और आटा, ये सारी चीजें हम बिना पानी के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये चीज इन्होंने इस काव्यांश में बताने की यानी कि साखी में बताने की कोशिश करी है। तो चलिए अब इस पर देखते हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? आटे के, मोती के, मनुष्य के या पानी के? तो किसके महत्व पे वो प्रकाश डाल रहे हैं? जाहिर सी बात है पानी के महत्व पर डाल रहे हैं कि भाई वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसे बचाकर रखना चाहिए।
कवि ने पानी शब्द का प्रयोग कितने संदर्भों में किया है? उन्होंने 3 संदर्भों में किया है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए विनम्रता या जीवन, और चून के लिए उसका अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए, किससे किया है? 3 से किया है। कवि के अनुसार पानी का अत्यधिक महत्व क्यों है? क्या कारण है कि ये बहुत जरूरी है? क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि इसके बिना जीना जीवन संभव है, क्योंकि इससे प्यास बुझती है, क्योंकि इससे सम्मान बढ़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पानी को अत्यधिक महत्व क्यों बताया? क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हमें वैभवता प्राप्त नहीं हो सकती, जीवन प्राप्त नहीं हो सकता, भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। ये सभी चीजें हमें किससे प्राप्त होंगी? पानी से ही प्राप्त हो सकती। इसलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4 है, मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? जाहिर सी बात है, मोती के संबंध में पानी का अर्थ है चमक। क्या है? चमक है। तो सही क्या है? चमक, सम्मान, जीवन या विनम्रता। सही है, चमक। प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? यहां पर है धन, चमक, मान सम्मान या जल। तो ये क्या है? आपका मान सम्मान। क्योंकि कोई भी मनुष्य जिसके अंदर खुद अब मान सम्मान नहीं है, दूसरों का नहीं कर सकता, तो ऐसा मनुष्य होना बेकार है। क्योंकि भाई आपको मनुष्य जन्म प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि आपके अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए कि आप दूसरे को मान सम्मान दीजिए, और जब आप दूसरों को देंगे तो आपको खुद भी प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 12। अब यहां पर हमारे सामने हमारे काव्य खंड के 5 अध्यायों में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, 4 में से हमें सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं, और इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 2 नंबर, तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वही है। अब पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न आएंगे। अनेक साधु संतों के नाम लेकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? रैदास के पद के आधार पर बताइए। तो रैदास जी ने कबीर है, सैनू है, और क्या कहते हैं, कई कवियों के नाम यहाँ पर लिए। उन्होंने बताया कि ये सब ही बड़ी ही निम्न जाति के थे, इनकी पहचान नहीं थी। लेकिन इन्होंने जब अच्छी रचनाएं करी तो इनके प्रभु ने इनको जो है समाज में मान सम्मान दिलाया। रैदास भी उन्हीं में शामिल है कि उन्हें भी संसार में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन उनके प्रभु ने उन पर कृपा करी, और आज उनको राजाओं सा छत्र, यानी कि जैसे राजाओं को मान सम्मान मिलता है, उनका मान सम्मान मिलता है। ये चीज उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। कवि कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सैनू जैसे गरीब व निम्न कोटि के व्यक्तियों को संत का सम्मान दिलाने के ईश्वरीय कृपा के गुण को बताकर प्रभु की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि भाई इतना उन्होंने मान सम्मान दिलाया ईश्वर की कृपा से। ठीक है, तो क्यों है ये? किसने दिलाया? ये प्रभु दिलाया। तो एक तरीके से प्रभु की महिमा का वो गुणगान कर रहे हैं इन कवियों के नाम लेकर। प्रश्न संख्या 2 है, दिल हल्का करने के लिए तटनी क्या करती है? गीत अगीत कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। दिल हल्का करने के लिए तटनी क्या कर रही है? तटनी क्या कर रही है? वो तटनी अर्थात नदी जो है वो कलकल करती हुई बड़ी तेज वेग गति में बह रही है, और ये कलकल की आवाज के जरिए वो अपने विरह गीत को सुना रही है। क्योंकि वो पर्वतों से अलग हो रही है, तो उसको जुदाई है। जहां से भी जा रही है वो कहीं ठहर तो रही नहीं है, सबसे जुदा ही होती जा रही, तो उसको इस चीज की तकलीफ है, इसीलिए वो विरह गीत गा रही है अपना दिल हल्का करने के लिए। देखिए क्या है, दिल हल्का करने के लिए तटनी नदी वियोग के गीत गाती हुई तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है, बहुत तेजी से बह रही है। वह अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए किनारों के साथ संवाद करती है। उनका बहता पानी जब किनारों से टकराता है तो उससे एक प्रकार की गूंज उठती है। तो वो अपना दिल हल्का करने के लिए विरह गीत गा रही है। अब जब टकराती है तो वो आवाज जो है वो नदी की आवाज बताया गया है कि वो किनारों से अपनी बातों को कह रही है। प्रश्न संख्या 3 है, अग्निपथ के मुसाफिर को क्या शपथ लेनी चाहिए और क्यों? तू थकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू मुड़ेगा नहीं, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। यानी कि तुम अपने जीवन के राह में जब तुम संघर्ष करते हुए थक जाओगे तो तुम्हें थकना नहीं है,
तुम्हें रुकना नहीं है संघर्षों से और ना ही तुम्हें अपना रास्ता छोड़कर वापस जाना है। इस बात की तुम शपथ लो। यानी कि ये जीवन संघर्ष है और तुम इसमें संघर्ष करते रहोगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर दिखाओगे जो तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है। अग्निपथ के मुसाफिर को संघर्ष के रास्ते पर चलते रहने की शपथ लेनी चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा। यानी कि कुछ भी हो तुम्हें बस चलते रहना है। वह जीवन भर संघर्ष से थकेगा नहीं, चाहे अनगिनत कठिनाइयां घेर लें, परंतु वह जीवन रूपी पथ पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। यानी कि ये संघर्ष है और इस पर वो चलता रहेगा और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। चौथा प्रश्न है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती हैं? खुशबू रचते हाथ कविता के आधार पर बताइए। मुल्क की सबसे खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं सबसे गंदे और बदबूदार जगहों पर, जहां पर सांस लेना, उस गंदगी में सांस लेना दूभर हो जाए, वहां पर रहते हैं वे लोग जो हर वर्ग का व्यक्ति इसमें अगरबत्ती बनाने के काम में लगा है। चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, बच्चे हों, नवयुवतियां हों, सभी जो है इन अगरबत्तियों को बनाने के काम में हैं। देखिए क्या है, देश की मशहूर खुशबूदार अगरबत्तियां जहां बनती हैं वहां गंदगी होती है। ये अगरबत्तियां चारों तरफ बदबू से भरी बस्तियों तथा कूड़े के ढेर वाली गलियों में बसे गंदे मोहल्लों में बनती हैं। क्योंकि भाई देखिए, इन जगहों पर बहुत गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोग अपने जीवन यापन करने के लिए इन अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। और ये जगहें जो हैं वो बहुत गंदी हैं, बहुत बदबूदार हैं, बहुत कूड़ा करकट है, नाले बह रहे हैं, तो इन वजहों से यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू है। चलिए, अब हम आ गए अपने खंड गा के 13वें अध्याय में, जहां पर हमारी संचयन बुक के 4 अध्यायों में से रखे जाएंगे 3 प्रश्न और आपको करने हैं 2 प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि संचयन बुक से आने वाले प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय रहते हैं, तो उत्तर आपके सामने दे दिया है कि यहाँ पर 50 से 60 शब्दों में लिख रहे हैं, यानी कि दीर्घोत्तरीय। सिर्फ 3 आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 4 नंबर, तो जब 2 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 8 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए कि किस प्रकार गिल्लू ने स्वच्छंद विहार के साथ साथ लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त की। तो गिल्लू क्या था? गिल्लू बाहर जाता था, खेलता था, सब कुछ करता था, लेकिन शाम के समय वो घर आता था। लेखिका जब कभी व्यस्त होती, काम कर रही होती, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो उनके पैर से पर्दे तक ऊपर जाता बहुत तेजी से और नीचे आता, और ये प्रक्रिया तब तक करता रहता जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़कर एक लिफाफे के अंदर बंद नहीं कर देती। तो वो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत तरह तरह की बात करता था। तो स्वच्छंद जीव था, बाहर खेलता था, उसके बावजूद वो खिड़की का रास्ता जो उसके लिए खोला गया था जाली हटाकर, वो बाहर जाता, खेलता, लेकिन जब लेखिका घर आती तो वो वापस आ जाया करता था, है ना। गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी जाली का एक कोना खोलकर उसे रास्ता दे दिया, यानी कि खिड़की में जो जाली लगी थी उसका एक कोना खोल दिया ताकि वो वहां से बाहर जा सके और अंदर आ सके। उसने मुक्ति की सांस ली, यानी कि वो बाहर गया कि चलो अब आजाद हो गया। पहले वो एक कमरे के अंदर कैद था, अब उसे बाहर आने जाने की आजादी मिल गई। महादेवी जी के कमरे के अंदर आने पर गिल्लू उनके सिर से पांव तक दौड़ लगाने लगा। यह उसका रोज का नियम बन गया। अब गिल्लू अपने साथियों का नेता बन गया था, तो बाहर जितनी गिलहरियां थी उन सभी का वो हेड हो गया था। वह दिन भर पेड़ों की डालों पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह वापस अपनी जाली में आ जाता। क्यों? क्योंकि अब लेखिका के आने का समय होता। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा जाग गई थी। कहते ना कि भाई मैं आ गया एकदम से, इसीलिए वह कभी फूलदान में छिप जाता था तो कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव हो या जीव जंतु, अपने अपनत्वपूर्ण व्यवहार से सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जानवर हो या जो भी हो, वो अगर किसी से लगाव रखता है तो अपनापन दिखाने के लिए वो तरह तरह के तरीकों को अपनाता है। प्रश्न संख्या 2 है,
लेखक को कौन सी पुस्तकें इनाम में मिली और इनका लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरा छोटा सा पुस्तकालय पाठ के आधार पर बताइए। तो लेखक जब 5वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए तो उनको पुरस्कार स्वरूप 2 किताबें इनाम में मिली थी। एक किताब जहां पर समुद्रों की गहराई के बारे में था कि कौन सी मछली कहाँ पाई जाती है और व्हेल कहाँ मिलती है, कौन से जहाज कितना सामान कहाँ ले जाते हैं, इसके बारे में जानकारी थी। वहीं दूसरी पुस्तक में पक्षियों के संसार की नॉलेज थी। 2 ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, उनसे संबंधित ये 2 पुस्तकें उन्हें इनाम में मिली थी, जिसने उनके जीवन को बदला, क्योंकि ये इनकी पहली पुस्तक थी और इसी के साथ उनके पिताजी ने अपनी अलमारी का एक खाना खाली करके बोला था कि अब ये तुम्हारी पुस्तकों का स्थान है, और वहीं से शुरू हुआ था इनके पुस्तकों का कलेक्शन। ठीक है। जब लेखक अपने पिता के आशीर्वाद और अपने परिश्रम के बल पर 5वीं कक्षा में प्रथम आया तो इनाम के रूप में उसे अंग्रेजी की 2 पुस्तकें मिली। एक में पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों संबंधी जानकारी थी, जबकि दूसरी किताब ट्रस्टी द रक थी, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। ठीक है, तो ये 2 किताबें हमने बताई अभी। जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर कहाँ ले जाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, आदि सभी जानकारियां उसमें थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें उस ट्रस्टी द रक पुस्तक में मिली थी। इन दोनों किताबों ने लेखक के लिए मानो एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। अब नई दुनिया के द्वार, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बारे में लोग ज्यादातर अनभिज्ञ रहते हैं। पिता ने उन पुस्तकों को रखने के लिए अलमारी का एक खाना खाली कर दिया था और लेखक को उसे लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा। ये दोनों किताबें लेखक ने लाइब्रेरी बनाने का शौक जगाई, यानी कि उन किताबों के कलेक्शन से ही उनके अंदर धीरे से जगा शौक, क्या, अपनी खुद की निजी पुस्तकालय बनाने का। पढ़ने का शौक और नई नई पुस्तकों के संचयन ने एक बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी का रूप ले लिया। धीरे धीरे उनका कलेक्शन बढ़ता गया और एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी जहां हजारों पुस्तकें थी, वो कलेक्शन उन्होंने कर लिया। प्रश्न संख्या 3 है, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक ने के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? कल्लू कुम्हार की उन्हाकोटी के आधार पर बताइए। अब ये लेखक के साथ कब हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई? देखिए क्या है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य मार्ग में प्रवेश करने से पहले लेखक टिलियामुरा गया, ठीक है, जहां पर वो जमातिया जी से मिले थे। वहां उन्होंने मुख्य सचिव और CRPF से शूटिंग करने के लिए आगे चलने का निवेदन किया कि भाई हमें आगे जाना है, क्योंकि अब आगे का इलाका हिंसाग्रस्त था। लेखक अपनी शूटिंग में इतना व्यस्त था कि उसे वहां पर कोई डर महसूस नहीं हुआ। फिर जब उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे CRPF के एक जवान ने पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान यहाँ विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। यह सुनकर लेखक की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी दौड़ गई। अभी तो उनके पास एक्साइटमेंट कहाँ था, वो जा रहे थे कल्लू कुमार की उन्हाकोटी में, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई, क्योंकि जंगल का रास्ता था, काफी अंदर जाना था, वो जा रहे थे, तो भाई जो CRPF के जवान थे उन्होंने बताया कि भाई 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे एक साथी को विद्रोहियों ने मारा था। अब ये सुनते ही अभी तक जो एंजॉयमेंट कर रहे थे रास्ते का, वो उनके अंदर डर में बदलने लगा। दौड़ गई और शेष यात्रा में वह यह ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल पाए कि हमें घेरे हुए शांतिपूर्ण दिखाई देने वाले जंगलों में बंदूक लिए विद्रोही भी छुपे हो सकते हैं। तो ये विद्रोही वहां छुपे हैं, इस चीज का डर उनके अंदर बैठ गया था, क्योंकि भाई वो हिंसाग्रस्त इलाका था, तो विद्रोही ज्यादातर हिंसा करके उन जंगलों में छिप जाया करते थे। चलिए, अब हमारे पास आ गए खंड घ। खंड घ में हमारे पास रचनात्मक लेखन है। क्या क्या रचनात्मक लेखन है, इन्हीं को अब हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है क्या, वो है आपका प्रश्न संख्या 14। क्या दिया है? प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर सबसे पहले निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, सिर्फ एक अनुच्छेद लिखना है। एक अनुच्छेद आप लिखेंगे 120 शब्दों में। ठीक है,
इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 5। तो ध्यान रखिए, आपके पास लेखन पे आधारित ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, अनुच्छेद है, पत्र है, चित्र वर्णन है, संवाद लेखन है, यही आपके पास रचनात्मक लेखन में टॉपिक है। तो इन्हीं पर हम करेंगे प्रश्न का। तो पहला हमारे पास अनुच्छेद है, टॉपिक देखिए क्या है। प्रकृति पर अगर गाज गिरती रहेगी, समझ लो मनुष्यता सिसकती रहेगी। काफी लंबी शीर्षक दिया गया है। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। प्रकृति पर गाज कौन गिरा रहा है? हम ही सब गिरा रहे हैं ना भाई, उसे तो हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो गिरती रहेगी तो एक समय आएगा कि मनुष्यता सिसकेगी, यानी कि हमारे लिए वो एनवायरनमेंट नहीं होगा कि हम इस धरती पर रह पाए। अब इसमें संकेत बिंदु है, मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है, संतुलन बनाना, और नेक्स्ट है तापमान वृद्धि में रोक। ठीक है, तो इन 3 संकेत बिंदुओं पर हम ये टॉपिक लिखेंगे। देखिए क्या है। मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, हमारी भलाई प्रकृति की भलाई पर निर्भर करती है। प्रकृति पर गाज गिरने का अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं पृथ्वी से और इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है। यदि हमने इस संतुलन को बिगाड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि भाई चीज को संतुलन बना के रखना है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति तो नष्ट हो जाएगी ना भाई। पहले से भी हम प्रकृति से लेते रहे, लेकिन उतना हम उसको टाइम देते थे कि जितना हम ले रहे हैं वो उसको दोबारा पैदा कर सकती थी। लेकिन अब क्या है, हम सिर्फ लेते जा रहे हैं, उसे समय नहीं देते वो सारी चीजें वापस लाने के लिए। इसके गंभीर परिणाम होंगे, तापमान में वृद्धि, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता का क्षरण जैसी समस्याएं पहले से ही सामने आ रही हैं। जैव विविधता यानी कि जो क्या कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा जो है बंजर होती जा रही, वो उर्वरता उसमें उतनी नहीं है। यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में मानवता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। यानी कि सिर्फ जो हम अभी तक ऊर्जा स्रोत ले रहे हैं, जैसे पानी से और कोयले से बिजली बना रहे हैं, अब हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, जो स्वच्छ भी है और सस्ती भी है। तापमान वृद्धि में रोक लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर काम करना होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उस पर हमें काम करना होगा। अंत में याद रखें कि प्रकृति हमारा घर है, हमें इसे बचाना है और हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है, गांवों की बदलती तस्वीर। अब गांव धीरे धीरे जो है वो आधुनिक होते जा रहे हैं ना। देखिए क्या है, विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु क्या है? रहन सहन का स्तर, शिक्षा और आधुनिकता, भविष्य की संभावनाएं। तो जिस तरीके से गांव की तस्वीरें बदल रही हैं, आप सभी ने देखा समझा हुआ है, उसी पर आपको यहाँ पर लिखना है। गांवों में बदलाव आ रहा है, वे तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लग्जरी, महंगी गाड़ियां, आलीशान मकान गांवों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर घर में टेलीविजन पहुंच रहा है। महंगे मोबाइल फोन गांवों के लोगों के हाथों में देखे जा सकते हैं। चूल्हे की जगह गैस और गोबर गैस ले रही है। कुछ साल पहले तक शहरों के बड़े घरों में लगने वाली फॉल सीलिंग अब गांवों के लोगों ने भी लगवानी शुरू कर दी है। हम लोग जैसे शहरों में बहुत फॉल सीलिंग लगती है, अब क्या है ये गांवों में, यानी कि सौंदर्यीकरण भी पे भी ध्यान हो रहा है। किसी ने सच ही कहा है, गांवों की तरक्की से ही देश की तरक्की मुमकिन है। और शहरी चमक दमक वक्त के साथ अब गांवों में भी देखने को मिल रही है। बैलगाड़ी व ऊंट गाड़ी को अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने पीछे छोड़ दिया है। गांवों के पास ही कारखाना लगने से कई नौजवान को इसमें काम धंधा मिल गया है। तो अब देखिए फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो गांव के लोग क्या है वहां पर भी काम कर रहे हैं। इससे लोगों के घरों में पैसा आने लगा है, जिससे गांव वाले अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं। इसे देखते ही देखते गांव की सूरत बदल गई है।
पिछले 20 सालों में देश में आई संचार क्रांति के साथ ही मॉडर्न खेती बाड़ी ने गांव की जिंदगी की तस्वीर बदल दी है। तो अब ये जो संचार क्रांति हुई, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई खेती किस मौसम में किस तरीके से करिए, वेदर कैसा है आपको बताना है, पता चल जाता है, प्रोडक्शन मिल जाता है, तो उस हिसाब से खेती होती है। तो खेती में भी उपज अच्छी हो रही है। पहले के जो गांव थे वहां गांव शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, लेकिन अब लगभग सभी गांवों में स्कूल खुल चुके हैं। पहले 2-3 गांवों में एक स्कूल होता था, अब हर गांव में एक स्कूल है आपके पास में, और गांव को लोगों को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो रही है। पहले जब गांव के बच्चों को पढ़ाना होता था तो उनको शहर पढ़ने के लिए भेजा जाता था। अब पहले क्या होता था कि गांव में इतना नहीं होता था, तो कहाँ जाते थे वो लोग? शहर पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन अब सभी गांव में स्कूल खुल गए हैं, जहां पर भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चों के साथ साथ गांव के लोगों को भी प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही है। तो सरकार द्वारा ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बिना पढ़े लिखे रह गए हैं उनका भी पढ़ाया जा सके, जिससे गांव का किसान शिक्षित होगा। पुराने जमाने में शहर के लोग ही सफलता प्राप्त करते थे, लेकिन आज के जमाने में गांव के सभी लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीज हम लोग खुद अपने आसपास के गांवों में देखते हैं। पहले गांव में बहुत ही गरीबी होती थी, सब होता था, लेकिन आज बहुत संपन्नता है। गांव के बच्चे गांव में पढ़ाई कर शहर में ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश की तैयार कर नौकरी करने लगे हैं। अब उनको भी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि भाई सरकार की सरकारी नौकरी क्या होती है, हम खाली खेती बाड़ी में ही क्यों लगे रहें, जिससे किसान का विकास हो रहा है। खेती के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। भाई खेती तो है ही है, लेकिन हमें और सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं, तो डबल इनकम है कि नहीं? शहरों के साथ साथ हमारे देश के गांव का भी विकास हुआ है और गांव के किसान अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। हमारे देश को समृद्धशाली देश बनाने के लिए हमें हमारे गांव के किसानों को समृद्धशाली बनाना होगा। बहुत जरूरी है कि वो समृद्धशाली बने, तो गांव अपने आप खुशहाल रहेंगे, जिससे हमारा देश विकासशील देश बन सकेगा। वास्तव में गांव का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। तो पहले जो गांव हुआ करते थे और आज के गांवों में बहुत फर्क है। चलिए, अब हमारे पास हमारा अनुच्छेद का तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? मेरे सपनों का देश। ठीक है, मैंने जो सपने देखे हैं अपने देश के लिए, वैसा विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अब संकेत बिंदु क्या है? देश और देशवासियों का अनोखा संबंध, मेरी कल्पनाओं का देश, खूबियां और मंजिलें। ठीक है, देश निर्माण में बतौर नागरिक मेरा योगदान, मतलब मैं क्या योगदान दे रही हूं अपने देश के निर्माण में। नेक्स्ट है, हमें किन प्रयासों की जरूरत है, कौन से प्रयासों की जरूरत हमको पड़ रही है। चलिए देखिए क्या है। मेरे सपनों का देश विशेष संकेत बिंदुओं पर आधारित है जो मेरी कल्पनाओं को नए आयाम देता है। अब मैं जिस सपने को देख रही हूं उनके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनके नए। देश और देशवासियों के बीच एक अनोखा संबंध होना चाहिए जो सहयोग, समर्थन, समरसता पर आधारित हो। यानी कि हम अपने देश के डेवलपमेंट में सहयोग दें, समर्थन दें और साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। मेरा सपना मेरे देश को एक सशक्त, समृद्ध और सहानुभूतिपूर्ण समाज बनाने की है, जहां हर व्यक्ति को अपने कौशल के अनुसार मौका मिले। मेरी कल्पनाएं देश की खूबियों और मंजिलों की ओर दिशा में मुझे प्रेरित करती हैं। देश निर्माण में मैं एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में योगदान करना चाहता हूं, जो सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वच्छता और सामर्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय रहूं। हमें एक सजीव समाज बनाने के लिए साझा प्रयास करने की आवश्यकता है, जो असमानता, भ्रष्टाचार, जातिवाद के खिलाफ खड़ा है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर नए दिशा निर्देश स्थापित करने हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। तो बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें हम करें, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सपनों का देश वह होता है जो अपने नागरिकों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो उस क्षेत्र में उसे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिले, उसको सहयोग मिले। ये सारी चीजें एक देश के ऊपर जिम्मेदारी होती है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 15। यहां पर क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 15 में हमारे पास पत्र दिए गए हैं। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं, बधाई पत्र हमको लिखना है। 2 पत्र दिए गए हैं। आपका मित्र वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया, उसे शुभकामनाएं देते हुए बधाई पत्र लिखिए। तो आपके सभी के आपके सिलेबस में अनौपचारिक पत्र हैं, तो दोनों ही हमारे अनौपचारिक पत्र हैं। ध्यान रखिए, जो भी पत्र आप लिखेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए क्या है, तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है। यहाँ क्या दिया गया है, 275/B5 शांति निकेतन दिल्ली, 2 मार्च 2019 डेट डाल दोगे। प्रिय मित्र गोविंद, मधुर स्मृतियां, आशा है तुम प्रसन्न होगे, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र में यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंतर विद्यालय ही मतलब क्या होता है, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय का। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहा हूं। मित्र, मैंने देखा कि तुम बचपन से ही अपनी बात को अत्यंत दृढ़ता से कहते थे। तुम्हारी बातों में तार्किकता और सत्यता होती थी, यानी कि जो तुम कह रहे हो वो तर्कपूर्ण होती थी, फैक्ट्स बेस्ड होती थी और सच होती थी, जिसे तुम अत्यंत आत्मविश्वास के से कहते थे। तुमने जरूर आत्मविश्वास से लवरेज हो अपनी बातें सामने रखी होंगी कि अन्य प्रतिभागी तुम्हारा मुंह देखते रह गए होंगे। ठीक है, याद करो, मैं कहा करता था कि तुम्हारी ये वाक्पटुता तुम्हें सफलता दिलाने में सहायक होगी। वह बात सही निकली। मेरी कामना है तुम सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छुओ। इस सफलता के लिए एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो क्या कहते हैं ना, आपके वाद विवाद प्रतियोगिता में वो फर्स्ट आया, उसके लिए आपने उसे बधाई दी, साथ ही उसे पुरानी बातें याद दिलाई कि मेरे को लगता था कि तुम इस तरीके से करते थे, तो तुम जरूर सफल होगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम एवं शैली को स्नेह कहना, शेष सब ठीक है। तो घर में उसके जो माता पिता हैं उसको प्रणाम और छोटी बहन शैली को प्यार। पत्रोत्तर की आशा में तुम्हारा अभिन्न मित्र गौतम सिंह। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा पत्र। क्या दिया है, आपकी किसी चूक के कारण माँ आपसे नाराज है, उन्हें मनाने के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक है भाई, गलतियां तो हो जाती हैं, मम्मी लोग नाराज भी हो जाती हैं, तो उनको मनाना है। ठीक है, आप कैसे मनाओगे, चलो देखते हैं क्या कैसे करना है। वैभव छात्रावास आगरा। अब चूंकि अगर आपको मम्मी को पत्र लिखना है, यानी कि आप घर पर नहीं रह रहे हो। अगर भाई हम घर पे रह रहे होते तो मम्मी को सीधे जाके मना लेते, पत्र लिखने की क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब क्या है, आप रह रहे हो हॉस्टल में, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, छात्रावास आगरा। दिनांक डालिए आप यहाँ पे, आदरणीय माताजी सादर चरण स्पर्श। माँ, कुछ दिनों पहले अर्धवार्षिक परीक्षा में मुझसे एक गलती हो गई। मेरी गणित विषय की तैयारी अच्छी ना होने के कारण मैं बहुत तनाव में था। गणित में नंबर अच्छे लाने के लिए मैंने नकल करने जैसी बहुत बड़ी गलती कर डाली। मैं अपनी इस गलती के लिए अत्यधिक लज्जित हूँ। तैयारी करी नहीं और नतीजा क्या किया, हमने नकल कर ली। ठीक है माँ, मैंने जो गलती की उससे आज तक उबर नहीं पाया हूँ। पास होने के लिए मैंने गलत रास्ता स्वीकार किया, वह अत्यंत ही शर्मनाक था। तो यहाँ पर इस बच्चे को ये चीज़ समझ में आई कि इसने जो काम किया था वो गलत था। अपनी मम्मी से माफ़ी भी मांग रहा है। अपनी इस गलती के लिए माँ, मैं आपसे काफ़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करने में लज्जित महसूस हो रहा हूँ। माँ, मुझे इस बात पर बड़ा ही दुख है कि मैं आपके दिए गए संस्कारों का मान नहीं रख पाया। माँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माँ, इस पत्र द्वारा मैं अपने भावों को स्पष्ट करने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। आशा है आप मुझे माफ़ कर देंगी। आपका पुत्र अखिलेश। ठीक है, तो आप लोग ये गलती कभी नहीं करना, और आई होप, जहाँ तक मैं समझती हूँ, सभी थोड़ी थोड़ी गलती करते रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास आया है एक चित्र वर्णन। हमें यहाँ चित्र दिया गया है, आप देख रहे हैं एक नदी है, वहाँ पर जानवर हैं, धोबी कपड़ा धो रहा है, इधर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इस चित्र को देखकर हमें 100 शब्दों में यहाँ पर एक चित्र वर्णन करना है। देखिए क्या है, प्रस्तुत चित्र में जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति को दर्शाया गया है कि जल प्रदूषण बढ़ रहा है। आप पानी में देखिए, भैंस भी नहा रहे हैं, गंदा पानी भी आ रहा है, इधर फैक्ट्री है, तो सब कुछ गंदा हो रहा है ना पानी। ठीक है नहीं,
इस चित्र में एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, कुछ जानवर नहा रहे हैं, नाले का पानी नदी में गिर रहा है और कारखानों से निकलने वाले रसायन आदि अपशिष्ट पदार्थ भी नदी में गिर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इन सब से नदी का पानी दूषित होता है। जल के बिना मनुष्यों का जीवन संभव नहीं है। अगर भाई जो साफ पानी है उसे ही हम प्रदूषित कर देंगे तो हम पिएंगे क्या? और ये अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। और नदियों का जल मुख्य स्रोत है। हमारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नदी है। नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें समय रहते अपनी गलतियों को सुधारना होगा, यानी कि जो हम गलतियां कर रहे हैं उन्हें सुधारिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक होंगे। हमें प्रदूषण को फैलने से रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये था जल प्रदूषण। चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 17 में। यहाँ क्या दिया गया है? आपके शहर में लाउडस्पीकर के बढ़ते शोर पर दो पड़ोसियों की बातचीत संवाद के रूप में लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखनी है। अब आपके सामने संवाद आया है। क्या है कि भाई लाउडस्पीकर का बहुत शोर है, तो दो पड़ोसी आपस में इसमें बात कर रहे हैं। बातचीत आपको संवाद के रूप में लिखनी, 50 से 60 शब्दों में है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा शब्द लिमिट नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, पहला पड़ोसी, आजकल लाउडस्पीकर का शोर बहुत ज्यादा हो गया है, रात दिन शोरगुल होता रहता है। दूसरा पड़ोसी, हाँ यह सच है, इस शोर से बहुत परेशानी होती है और यह कई मायनों में हानिकारक है। पहला पड़ोसी, कल रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई। दूसरा पड़ोसी, मेरे बच्चे भी इस शोर से डर जाते हैं। भाई छोटे बच्चे होते हैं तो इतना तेज शोर उनको नहीं बर्दाश्त होता है। पहला पड़ोसी, हमें कुछ करना होगा। दूसरा पड़ोसी, हाँ हमें मिलकर इस शोर को कम करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि कहीं पे अगर लाउडस्पीकर बज रहा है तो भाई उसे रोकिए। पहला पड़ोसी, हम पहले तो उन लोगों से बात करेंगे जो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पड़ोसी, अगर वे नहीं मानते हैं तो हमें पुलिस पे शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, तो संवाद लेखन का मैंने हमेशा बताया है कि प्रोपोर्शन बराबर रखिए। अगर दो लोगों के बीच संवाद हो रहा है तो 4 संवाद एक को दीजिए तो 4 संवाद दूसरे को दीजिए। ये प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर संवाद होता है। अब अथवा करके फिर से एक संवाद दिया गया है, दोनों में से हमें कोई एक संवाद करना था। ठीक है, बस के में किसी अपरिचित से मित्रता करते हुए यात्रियों के बीच संवाद को लिखिए। अब क्या है, बस में जैसे हम लोग पब्लिक कन्वेंस में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे अनजान व्यक्ति मिलते हैं, तो आपकी मित्रता एक ऐसे ही अनजान व्यक्ति से हो गई है और आप उससे बात कर रहे हैं, आपको वो संवाद यहाँ पर लिखना है। ठीक, पहला यात्री, भाई साहब यह बस कहाँ तक जा रही है? दूसरा यात्री, आपको जाना कहाँ है भाई? पहला यात्री, मुझे तो करनाल जाना है। दूसरा यात्री, आ जाओ भाई, बस करनाल तक ही जा रही है, जल्दी करो, चलने ही वाली है। पहला यात्री, पहले टिकट तो ले लें। दूसरा यात्री, आप आ जाइए, बस कंडक्टर ने बस में ही टिकट देने को कहा है। ठीक, पहला यात्री, ठीक है, आप मेरे लिए एक सीट रखिए जब तक मैं आ रहा हूँ। दूसरा यात्री, करनाल में आप किसी कार्य से जा रहे हैं और वहां किस जगह ठहरेंगे? पहला यात्री, मेरे मित्र का गृह प्रवेश है, यानी कि मित्र का घर बना है उसमें गृह प्रवेश में जा रहा है, अतः मेरा जाना आवश्यक था, वहीं जा रहा हूं। दूसरा यात्री, क्या इत्तेफाक की बात है, मैं भी अपने मित्र के गृह प्रवेश में ही जा रहा हूं। ओके। पहला यात्री, कुछ समय पश्चात, चलिए उतरते हैं, करनाल आ गया, देर हो रही है, अब तो मित्र सीधा बैंक्वेट हॉल में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बैंक्वेट हॉल में। दूसरा यात्री, आपको कौन से बैंक्वेट हॉल में जाना है? पहला यात्री, आशियाना बैंक्वेट हॉल बताया था मेरे मित्र ने। दूसरा यात्री, अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूं, मतलब दोनों को जाना एक ही जगह है। पहला यात्री, अच्छा तो आप भी मिस्टर शर्मा के घर जा रहे हैं? दूसरा यात्री, हाँ भाई मैं भी वहीं जा रहा हूं, वह मेरे परम मित्र हैं। पहला यात्री, अरे वह तो मेरे भी परम मित्र हैं, अब तो हमारी भी मित्रता हो गई, चलिए साथ ही चलते हैं। तो मिले तो अनजान पर निकले एक ही पहचान के, एक ही व्यक्ति के यहाँ उन्हें जाना था। तो इसी तरीके से आपको संवाद लिखना है। तो ये रहा हमारा क्लास 9th कोर्स बी का सैंपल पेपर नंबर 2। तो आप सभी ने देख रहे हैं ना कि भाई सैंपल पेपर हमें बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि इन्हीं की प्रैक्टिस से हमारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, लेकर आऊंगी और भी आगे सैम्पल पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।